सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 11th साइंस का फिजिक्स सब्जेक्ट, है ना। तो फिजिक्स सब्जेक्ट में आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 दैट इज साउंड, है ना। तो साउंड चैप्टर हम लोगों ने हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा हुआ है ना। तो आज हम लोग साउंड चैप्टर को एकदम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सब में फर्स्ट हम लोग देखेंगे वेव। अब वेव किसको बोलते हैं? देखो, वेव कैन बी डिफाइन एज इट इज अ डिस्टर्बेंस। क्या होता है वेव? वेव इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टर्बेंस, है ना, विच ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम और विदाउट मीडियम, है ना। ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम और विदाउट मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर, है ना, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मास और मैटर, है ना। मतलब वेव क्या होता है? वेव मतलब एक सिंपल सा डिस्टर्बेंस, है ना। एक डिस्टर्बेंस होता है जो कि क्या करेगा? ट्रैवल करेगा मीडियम के थ्रू, है ना। कभी मीडियम नहीं भी होता है ना, तो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करेगा, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रैवल करेगा वो, है ना। और यहाँ पे मास ट्रैवल या मैटर का ट्रैवल नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी का ट्रैवल होता है। क्या होता है? नो मैटर विल ट्रैवल, ओनली एनर्जी विल ट्रैवल, है ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिर्फ एनर्जी जाती है, मैटर या फिर मास पार्टिकल यहां से वहां नहीं जाते हैं वेव में। ओके, समझ में आ रहा है? तो चलो अब इसको हम लोग थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं इसके साथ, है ना। तो देखो, सब में बेस्ट एग्जांपल है इसका रोप्स या फिर स्ट्रिंग, है ना, रस्सी, है ना। अगर स्ट्रिंग को हम लोगों ने एक पॉइंट से पकड़ के ऐसे फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? उसमें एक वेव्स क्रिएट होगा, एक बम क्रिएट होगा, है ना। और वो बम ऐसे आगे ट्रैवल करता जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है, इसको अगर यहाँ से हम लोगों ने ऐसे फोर्स लगाया, है ना। आप लोगों को पता रहेगा, देखो क्रॉसफिट का बेस्ट एक्सरसाइज है बैटल रोप, है ना। बैटल रोप एक्सरसाइज रहता है ना, जहाँ पे एक साइड रोप फिक्स होता है और दोनों हाथ से रस्सी को पकड़ के ऐसे ऐसे ये करते हो, उसको क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं ना। तो बहुत हेवी एक्सरसाइज होता है वो, है ना। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे ऐसे ही बम्स क्रिएट होता है रोप में, है ना। तो वो बेस्ट एग्जांपल है, रोप से वेव्स क्रिएट होते हैं, ऐसे वेव्स क्रिएट हो गए, है ना। एक बार हम लोगों ने फोर्स लगाया तो इसमें ऐसे वेव्स क्रिएट हो गए ना। अब देखने वाली बात यहाँ पे देखो, ये जो रोप का वेव क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे रोप के जो पार्टिकल, अब यहाँ पे जो रस्सी, ये जो रोप का, ये जो रस्सी का ये पार्टिकल है यहाँ वाला, अब ये पार्टिकल आगे गया क्या? नहीं, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे है ना। रस्सी के जो भी पॉइंट्स है, जितने भी पार्टिकल्स है, वो हर एक पार्टिकल अपनी जगह पे ही है ना। वो अपनी जगह पे ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हुआ? ये एनर्जी आगे ट्रांसफर हुई, है ना। ट्रांसफर क्या हुआ? वेव के फॉर्म में आगे एनर्जी ट्रांसफर हुई, है ना। यहाँ पे रोप के पार्टिकल या रोप का मास आगे ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना। जब मास ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वो होता है वेव, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको डिस्टर्बेंस बोलते हैं, सिंपल, है ना। अब देखो, इसी तरह से बाइक्स या साइकिल की पार्किंग है, एक पार्किंग है जिसमें बहुत सारे बाइसाइकल्स लाइन से लगे हुए हैं, है ना, या फिर बाइक्स बहुत लाइन से लगे हुए, है ना। बाइक पे आप बैठे हो, अचानक से क्या हो गया? आपने बाइक को धक्का लग गया और बाइक आपकी ऐसे गिर गई, है ना। अब बाइक आपकी गिरी दूसरे वाले बाइक पे, और दूसरे वाली बाइक तीसरे वाले बाइक पे, तीसरी वाली चौथे, ऐसे बाइक लाइन से गिरती हुई चले गई, लास्ट के बाइक तक वो बाइक पूरी की पूरी गिर गई, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ? ये बाइक को आपने धक्का लगाया, फर्स्ट वाली बाइक सेकंड वाले बाइक पे गिरी, या फिर फर्स्ट वाली बाइसाइकिल दूसरे वाले बाइसाइकिल पे गिरी, दूसरी वाली फिर तीसरी वाली, तीसरी वाली फिर चौथे वाले, ऐसे लाइन से वो गिरते ही चले गए, है ना। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट वाली बाइसाइकिल दूसरे वाली बाइसाइकिल पे गिरी, दूसरी वाली तीसरे, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर करते हुए चले गई, है ना। फर्स्ट वाली बाइसाइकिल लास्ट वाली बाइसाइकिल पे जाके गिरी है क्या? नहीं, है ना। फर्स्ट वाली तो सेकंड वाले पे गिरी, सेकंड वाली थर्ड वाले पे, थर्ड वाली फोर्थ वाले पे, है ना। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती गई। यहाँ पे मास ट्रांसफर हुआ क्या? साइकिल इधर से उधर पुश हुई क्या? नहीं हुई, है ना। लेकिन फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक एनर्जी पहुंच गई, है ना। अब इसी तरह से समझो, एक लाइन में कोई लोग खड़े हुए, है ना, और लास्ट वाले पर्सन ने जोर से धक्का लगा दिया सामने वाले को ना। सामने वाला उसके सामने वाले पे गिरेगा, उसके सामने वाला उसके सामने वाले पे गिरेगा। तो इस तरह से सामने सामने धक्का लगते जाएगा और पर्सन आगे ढकेले जाएंगे, है ना, ढकेले जाएंगे, जैसे लोकल्स में होता है ना हमारे, है ना। तो इस तरह से क्या होगा? ये एनर्जी आगे ट्रांसफर होती जा रही है ना। लास्ट वाले पर्सन ने आगे वाले पर्सन पे एनर्जी लगाया, उसने उसके आगे वाले पे, उसने उसके आगे वाले पे, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल जिसमें हम लोग समझ रहे हैं कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास, है ना। तो अब देखो, अब मेन एग्जांपल पे आते हैं हमारे वेव्स के, दैट इज वाटर, है ना। सपोज एक पानी है, रुका हुआ पानी है ना। बहता हुआ पानी नहीं है, रुका हुआ पानी है, स्टिल वाटर है ना। और इस स्टिल वाटर में ऊपर सपोज मान लो एक झाड़ है, और ऊपर से एक पत्थर गिर गया या फिर फल गिर गया, आम बोलो, गिर गया ऊपर से, और वो पानी के अंदर गिर गया, है ना। तो पानी के अंदर गिरते ही जहां पे पानी, जिस सरफेस पे पानी के वो गिरेगा, वहां पे क्या होगे? रिपल्स तैयार हो जाएंगे, ऐसे लहरें तैयार हो जाएंगी पानी की, जहां पे वो गिरा, है ना। क्योंकि पानी तो एकदम रुका हुआ था, एकदम शांत पानी था, है ना, हवा भी नहीं चल रही थी, है ना।
और एकदम वहां पे स्टोन गिर गया है, कोई फल गिर गया समझो, और वहां से क्या हो गया, ऐसे रिपल्स क्रिएट हो गए, है ना। अब उस पॉइंट पे वो स्टोन या फिर फल गिरा है, उस पॉइंट पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया और वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता गया, है ना। अब जहां तक उसकी क्या होगी, लास्ट पोजीशन होगी, अगर वो लेक है तो लेक के बाउंड्रीज तक वो ट्रैवल करता जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा, फिर ट्रैवल करता जाएगा, जब तक वो एनर्जी खत्म नहीं होती उसके अंदर, है ना। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो ट्रैवल कर रहे हैं, रिपल्स जो ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर पार्टिकल लास्ट तक ट्रैवल करते हैं क्या, है ना। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे लोग को ऐसे लगता है कि वाटर आगे पीछे ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, जहां पे फल गिरा जाए, जहां पे वो पत्थर गिर गया है, उस पॉइंट से क्या हो गया, उस पॉइंट से रिपल क्रिएट हो, है ना। और ये जो रिपल्स ट्रैवल हो रहे हैं, इसके साथ वाटर ट्रैवल नहीं हो रहा है ना। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे वाटर पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ना। वाटर पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं वाटर पार्टिकल, है ना। और वाटर पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करने की वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी आगे ट्रांसफर होती जा रही है ना। और हम लोग को कैसे दिख रहा है, वो वेव जैसे दिख रहा है ना। सब में फर्स्ट वाला पहले पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर नीचे वाला जाएगा, ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा, और ये एक साथ होगा सब, है ना। तो ये सारे के सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर नीचे होंगे, तो ऐसे लगेगा कि एक वेव्स क्रिएट हो रही है ना। ऐसे लगेगा कि ये वाला पार्टिकल आगे जा रहा है ना। समझ में आ रहा है, वाटर पार्टिकल्स अपने जगह पे ही ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं ना, अपने पोजीशन पे ही वो मूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लगेगा उनकी जो सीक्वेंस रहेगी मूव करने की, हर एक पार्टिकल की ऐसी रहती है कि अपने को लगता है कि पार्टिकल आगे मूव कर रहा है ना, लेकिन पार्टिकल आगे मूव नहीं करता है, वो डिस्टर्बेंस होता है जो आगे मूव करता है, एनर्जी मूव करती है, मोमेंटम मूव करता है ना, एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, मास का या पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता है वेव में। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स या फिर टाइप्स ऑफ वेव्स, है ना, तो उसमें सब में फर्स्ट है हमारा मैकेनिकल वेव्स, है ना। अब मैकेनिकल वेव्स मतलब क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स मतलब ऐसे वेव्स जिस वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम एयर हो गया, सॉलिड हो गया, है ना, कोई भी मीडियम चाहिए, है ना। एक मीडियम के अंदर ही वो प्रोपेगेट करेगी। प्रोपेगेट करना मतलब ट्रैवल करना, वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, तो वेव ट्रैवल करने के लिए उसको मीडियम की जरूरत पड़ रही है ना। तो मीडियम की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे वेव को क्या बोलेंगे हम लोग, मैकेनिकल वेव बोलेंगे, है ना। अब मैकेनिकल वेव के कौन से एग्जांपल्स होते हैं, मैकेनिकल साउंड वेव्स, है ना, जो हम लोग को ब्रीफ में पढ़ना है, साउंड वेव्स इज अ मैकेनिकल वेव। उसके बाद सिस्मिक वेव्स, वो मैकेनिकल वेव है। वाटर देखो, वाटर सरफेस पे जो रिपल्स क्रिएट होंगे, और जो एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, वो भी वेव्स कैसे, वो भी मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि वहां पे भी वाटर सरफेस है, वाटर मीडियम है, उसके अंदर ही ट्रैवल कर रहा है ना। उसके बाद स्ट्रेच स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग क्या है, सॉलिड मटेरियल है, मटेरियल के अंदर जो वेव ट्रैवल कर रहा है ना, तो वहां पे भी मटेरियल है, मीडियम है ना, तो वो भी कैसा है, मैकेनिकल वेव एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, है ना। इट इज डिफाइंड एज द वेव्स व्हिच आर जनरेटेड ड्यू टू पीरियोडिक वाइब्रेशंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिला के एक वेव क्रिएट होती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का खासियत क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मटेरियल मीडियम में भी ट्रैवल करती है और बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर लेते हैं। जैसे कि सन की एनर्जी, है ना, लाइट एनर्जी हमारे अर्थ तक आती है, बीच में कोई मीडियम है क्या, नहीं है, वैक्यूम है ना। कुछ एटमॉस्फेयर जहां तक है वहां तक तो एयर है, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है ना, वैक्यूम है ना, मतलब नो मीडियम, विदाउट मीडियम भी वो ट्रैवल कर लेते हैं, है ना। तो ये खासियत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इसके एग्जांपल्स है एक्सरेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट रेज, है ना, एक्सेट्रा। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में, है ना। चलो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव है, दैट इज कॉल्ड एज मैटर वेव, है ना। अब ये मैटर वेव एकदम एक थोड़ा सा अलग टाइप का वेव है, इट इज अ पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। अब मैटर वेव किसको बोलते हैं, देयर इज ऑलवेज अ वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग पार्टिकल्स, है ना, सच वेव्स इज कॉल्ड एज मैटर वेव्स, है ना। इस वेव को हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, है ना। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। जनरली ये क्या बोलता है, सिंपल में देखो, अभी इसको ब्रीफ में हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो ये जो पढ़ रहे हो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग, है ना। ये क्या बोलता है कि जो भी मूविंग पार्टिकल है, जो भी बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है ना। तो उसी वेव्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर वेव बोलते हैं ना। इसका वेवलेंथ निकालने का फेमस सा फॉर्मूला है, विच इज लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, जहां पे h जो होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, और p क्या है, p इज द मोमेंटम
और मोमेंटम को हम मास इनटू वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका फेमस सा फॉर्मूला है ना। डी ब्रोगली थे, हाइपोथेसिस वगैरह ये सब हम लोग सीखेंगे, लेकिन ये सब हम लोग सीखेंगे 12th स्टैंडर्ड में, है ना। अभी नहीं सीखना है हम लोग को, है ना। तो अभी थोड़ा सा और हम लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं कि वेव क्या होता है ना। वेव क्या होता है, वेव कैसे ट्रैवल करता है। अभी क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है, एक एनर्जी है जो ट्रैवल करती है ना, एक सोर्स से कुछ फोर्स निकलने के बाद क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है मीडियम में या विदाउट मीडियम, है ना। तो मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है ना। डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, एनर्जी ट्रैवल करती है, मोमेंटम ट्रैवल करता है ना। और ये मोमेंटम और एनर्जी कैसे ट्रैवल करती है ना। और हम लोग बोल रहे हैं कि भाई पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे, वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रैवल कर रहा है क्या, नहीं ट्रैवल कर रहा है। डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है ना, एनर्जी ट्रैवल कर रही है, मोमेंटम ट्रैवल कर रहा है। तो पार्टिकल क्या, पार्टिकल स्टेशनरी है फिर, है ना। जो मीडियम है, मीडियम में से ट्रैवल कर रहा है ना, तो मीडियम के पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो वो जो मीडियम का पार्टिकल है, वो मीडियम का पार्टिकल क्या रुका हुआ है ना। रुका हुआ है क्या, वो नहीं है। मीडियम का पार्टिकल भी मूव कर रहा है, लेकिन मीडियम का पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे मूव करेगा, है ना। देखो सपोज मान लो एक सॉलिड मीडियम है ये, है ना। अब ये सॉलिड मीडियम है, इसके बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पे रहेंगे ना, एटम्स बोल लो, पार्टिकल्स बोल लो, बहुत सारे पार्टिकल्स एटम्स यहाँ पे रहेंगे, है ना। और अब यहाँ पे क्या हो गया, एक सोर्स क्रिएट हो गया, एक सोर्स आ गया यहाँ पे, जिसकी वजह से एक वेव क्रिएट हो गया। अब ये वेव जैसे ट्रैवल करेगी, वेव मतलब एनर्जी जो डिस्टर्बेंस है, ट्रैवल करेंगी, तो ये क्या करेंगी, ये ऐसे क्या करेंगी, मीडियम को ऐसे फाड़ते हुए, चीरते हुए निकल जाएगी बाहर, है ना। तो उसके जो भी पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल सारे इधर उधर हो जाएंगे ना, साइड में होंगे पार्टिकल और वो बीच में से निकलेगी, है कि नहीं। पार्टिकल्स को हटाते हुए वो निकलेगी, है ना। तो इस तरह से जब वो वेव ट्रैवल करेगी, तो वेव ट्रैवल करते टाइम क्या होगा, यहाँ पे जो भी ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स की जो मीन पोजीशन है, वो मीन पोजीशन से क्या करेंगे, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे। देखो पार्टिकल क्या करने वाले हैं, पार्टिकल सिंपल से क्या करेंगे, देखो एक लाइन से समझ लेते हैं हम लोग। देखो ये सपोज मान लो ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है ना। इस लाइन पे जितने पार्टिकल है, मीन पोजीशन मतलब समझ में आता है ना। मीन पोजीशन मतलब जैसे देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं या जो भी मीडियम के पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल, वो एटम्स अपने पोजीशन पे रहना चाहते हैं ना। उनकी हर एक की एक फिक्स पोजीशन है, वो उस पोजीशन पे स्टेबल है, इसलिए वो उसी पोजीशन पे रहना चाहते हैं, उस पोजीशन से हटना नहीं चाहते, है ना। तो वो उनकी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। तो इस पोजीशन से जब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, ये ऊपर, है ना, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर और नीचे ऐसे मूव करेगा। ये ऐसे ऊपर जाएगा, है ना, फिर बाद में वापस नीचे आएगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा, है ना। तो ये ऑसिलेट करेगा जगह पे ही, है ना। और वेव कैसे ट्रैवल करेंगी, वेव ऐसे आगे ट्रैवल करते जाएगी, है ना। वेव ऐसे आगे ट्रैवल कर जाएंगे। अब ये वेव आगे क्यों ट्रैवल कर रही है, देखो जैसे मान लो अब यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, तो यहाँ वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे है ना। और यहाँ वाला पार्टिकल मूव करके यहाँ पे आ गया, है ना। और यहाँ वाला जो पार्टिकल था मूव करके यहाँ पे आ गया, यहाँ वाला पार्टिकल मूव करके यहाँ पे आ गया, है ना। तो इस तरह से पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करेंगे, सारे के सारे पार्टिकल, है ना। यहां से वहां तक मीडियम में सारे जो पार्टिकल है, जहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, वहां पे सारे पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर नीचे ऐसे ट्रैवल करेंगे ना, एक ही जगह पे ऊपर नीचे, ना आगे पीछे नहीं हो, ये आगे नहीं जाएंगे, पार्टिकल्स आगे नहीं बढ़ रहे, पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं ना। और ये एक ही पार्टिकल है क्या, नहीं है, ये पार्टिकल नंबर 1 है, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स क्या करेंगे, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे। देखो तो ये पार्टिकल ऊपर गया यहाँ पे, फिर ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे आया, फिर ये पार्टिकल नीचे गया, है ना, फिर ये नीचे से वापस पार्टिकल इसके मीन पोजीशन पे आ गया। देखो पार्टिकल नीचे से ऊपर गया, ऊपर से मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन से नीचे गया, फिर नीचे से ऊपर आया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एक साइकिल इसने कंप्लीट किया, अपना एक ऑसिलेशन साइकिल कंप्लीट किया, है ना। वन वेव साइकिल भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, बस, है ना। और वेव आगे ट्रैवल करती जाती है, एनर्जी आगे ट्रैवल करती है, मोमेंटम आगे ट्रैवल करता है ना। तो इस तरह से मटेरियल मीडियम में वेव ट्रैवल करती है, पार्टिकल्स को हटाती है, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं और वेव आगे बढ़ जाती है, एनर्जी आगे बढ़ जाती है ना। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे एनर्जी या वेव ट्रैवल कर रही है ना। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल वेव्स, है ना। मतलब सारे के सारे वेव्स में जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ना। तो उसमें सब में नंबर 1 है एम्पलीट्यूड। देखो अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड समय पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक सोर्स है ना, और यहाँ पे इस तरह से एक ये वेव है जो प्रोपोगेट हो रहा है आगे की तरफ, है ना।
इस तरह से ये प्रोपेगेट हो रहा है। ओके, ये जो लाइन है ये मीन पोजीशन होती है पार्टिकल की, मटेरियल मीडियम की। तो ये क्या होता है, ये वाई एक्सिस पे क्या रहेगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अभी किसका डिस्प्लेसमेंट है, ये पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है। जो पार्टिकल्स है हमारे, जो भी मटेरियल मीडियम में से वेव प्रोपोगेट होने वाला है, राइट है ना। तो ये ऊपर नीचे हो गया ना अपनी मीन पोजीशन पे ना, ये यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स रहेंगे ऐसे, वो जगह पे ऊपर नीचे ऐसे होंगे, है ना, और वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट होगा। ओके, राइट है। तो देखो एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव मोशन किसको बोलते हैं, इट इज द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, है ना। और वो पार्टिकल कौन सा वाला पार्टिकल, किसका पार्टिकल, वो मटेरियल मीडियम का पार्टिकल, जिस मटेरियल में से जो वेव है वो क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है ना। तो उसका जो लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट रहेगा फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन कौन सा है यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है मीन पोजीशन डिनोट कर रही है ना। सपोज मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, ऊपर मैक्सिमम पोजीशन ये हाइट तक जाएगा, है ना, और ये हाइट सारे वेव्स की सेम रहेगी, है ना। और ये नीचे कहां तक आएगा, नीचे यहां तक आएगा, है ना, इस हाइट तक आएगा, और ये हाइट सारे पार्टिकल्स की सेम रहेगी, है ना। तो हर एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से लार्जेस्ट डिस्टेंस इतना ट्रैवल करेगा, है ना, या फिर नीचे इतना ट्रैवल करेगा, है ना। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि यहां से इतना जो ये डिस्टेंस है या फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है पार्टिकल का, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एम्पलीट्यूड, है ना। ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ दी वेव मोशन, है ना, या फिर ये वाला बोल सकते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, है ना, क्योंकि लार्जेस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस ऊपर और नीचे दोनों मीन पोजीशन से कैसा रहेगा, सेम रहेगा, है ना। ये भी हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है। ओके, समझ में, कोई भी जो पार्टिकल है अपने मीन पोजीशन से लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करेगा, है ना, अपनी मीन पोजीशन से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना। और ये कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, जिस पार्टिकल में से वेव क्या होने वाली है, प्रोपोगेट होने वाली है, ट्रैवल होने वाली है, वेव जिसमें से आगे बढ़ने वाली, उस मटेरियल मीडियम के पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ओके, समझ में आया एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड को हम लोग जनरली नोट करते हैं लेटर ए से या x0 से, है ना। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट होता है, ये भी एक डिस्टेंस है, लेंथ मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, है ना। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, लेंथ की तरह। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2 है वेवलेंथ, है ना। अब वेवलेंथ किसको बोलते हैं, वेवलेंथ मींस इट नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स which are in the same state of vibration, है ना। मतलब ऐसे दो पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, ऐसे दो पार्टिकल में का डिस्टेंस जो क्या कर रहे हैं, अपने सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है ना। मतलब हम लोग को पता है सारे के सारे पार्टिकल यहाँ पे अभी लाइन से, इमेजिन करोगे ये लाइन में पूरे पार्टिकल ऐसे लाइन से पूरे पार्टिकल खड़े हुए हैं, या फिर यहाँ पे मीन पॉइंट पे सारे के सारे पार्टिकल से लाइन से, है ना। अब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे, सारे के सारे ऊपर नीचे जा रहे हैं, आप लोग को तो पता है ना। तो ये ऊपर नीचे हो रहे सारे के सारे पार्टिकल, है ना। तो अब सेम स्टेट में कौन से, जो कोई भी दो पार्टिकल जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, ना, सपोज मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, या फिर और इजी लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक पार्टिकल है, अब ये यहाँ वाला पार्टिकल है जो ऊपर पहुंच गया यहाँ पे अभी, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे होगा पार्टिकल, है ना, बाद में फिर वो यहाँ पे भी आएगा, नीचे भी जाएगा, है ना। और उसी तरह से यहाँ वाला जो पार्टिकल है ये भी ऊपर जाएगा, इसकी पोजीशन अभी यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे है ना। अब ये दो पार्टिकल है जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, देखो सेम पोजीशन पे है, देखो मीन पोजीशन से इसका हाइट और मीन पोजीशन इसका हाइट सेम है ना। और ये भी ऐसे नीचे जा रहा है आगे, यहाँ पे भी ये भी ऐसे नीचे जा रहा है ना। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है क्या, नहीं है ना, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है। मीन पोजीशन से ये भी सेम डिस्टेंस पे, ये भी सेम डिस्टेंस पे, लेकिन ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना। तो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में ये दो है क्या, नहीं है, ये दो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन पे ना। तो ये दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस रहेगा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ बोलते हैं, सिंपल, है ना। वेवलेंथ को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं लेटर लैम्डा से, ग्रीक लेटर है, ओके। तो इसको वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर वेवलेंथ को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि सिंपल एक कोई भी पार्टिकल है ना, यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग, एक ये पार्टिकल है ना, ये इसके मीन पोजीशन पे है। अब ये मीन पोजीशन से हम लोग को पता है कि जगह पे वो वाइब्रेट करता है जब वेव प्रोपोगेट होती है ना। तो ये मीन पोजीशन से ऊपर गया, ऊपर से फिर मीन पोजीशन पे आया, देखो मीन पोजीशन से फिर नीचे गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, फिर यहां से वापस मीन पोजीशन पे आया। तो इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वही क्या होती है, वेवलेंथ होती है, सिंपल, है ना। देखो समझ में आ रहा है, मीन पोजीशन से एक पार्टिकल ऊपर गया, मैक्सिमम पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक गया, है ना, एम्पलीट्यूड तक, है ना। उसके बाद वहां से मीन पोजीशन पे आया, फिर मीन पोजीशन से नीचे गया, फिर नीचे से वापस मीन पोजीशन पे आया, है ना।
तो एक कंप्लीट वेव साइकिल उसने कंप्लीट किया, उसने ना वेव मोशन कंप्लीट किया, तो इसने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ बोलते हैं, है ना। या फिर वेवलेंथ को और एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है वेव में, अब जो ये मैक्सिमम हाइट होती है, पॉजिटिव मैक्सिमम पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, है ना। तो पॉजिटिव में जो बढ़ता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, है ना। इसी तरह से पार्टिकल का जो डाउनवर्ड मोशन होता है, पार्टिकल जब नीचे की साइड में ट्रैवल करता है मीन पोजीशन से, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को ट्रफ बोलते हैं, है ना। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रफ बोलते हैं, है ना। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये दोनों को मिला के जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इट इज ऑल्सो द वेवलेंथ, है ना। सारे के सारे सेम है, एक ही चीज है, सिर्फ अलग अलग तरीके से हम लोग इसको बता रहे, समझ रहे, है ना। यहाँ क्या होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ मींस सिंपल दो पार्टिकल जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, उनके बीच में का डिस्टेंस, या फिर समझ लो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट होता है तो उसके बीच में का डिस्टेंस वो होता है, या फिर एक कोई भी एक पार्टिकल जो अपने मैक्सिमम पोजीशन पे जा रहा है मीन पोजीशन से, फिर वापस मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन से वापस डाउनवर्ड साइड में मैक्सिमम पोजीशन पे गया, उसके बाद वापस मीन पोजीशन पे आया, तो इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो क्या होता है, उसकी वेवलेंथ होती है ना। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से नोट करते हैं इस लेटर से, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट भी मीटर ही होता है, क्योंकि ये भी एक लेंथ ही है जिसको हम लोग मेजर करते हैं, है ना। समझ में आया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3, है ना, दैट इज टाइम पीरियड, है ना। अब टाइम पीरियड को हम लोग जनरली नोट करते हैं लेटर टी से, है ना, टाइम पीरियड होता है। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज नथिंग बट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन बाय अ पार्टिकल ऑफ द मटेरियल मीडियम, है ना, थ्रू विच द वेव इज गोइंग टू प्रोपोगेट, है ना। जिस भी मीडियम में से वेव प्रोपोगेट होने वाली है, उस मीडियम के जो पार्टिकल है उसको एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड, है ना। मतलब सिंपल, एक हमारा पार्टिकल है मीन पोजीशन से ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन तक गया, वहां से वापस मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन से डाउनवर्ड टॉप मोस्ट पोजीशन पे गया, फिर वहां से मीन पोजीशन पे आया, है ना। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड बोलते हैं ना। या फिर एक वेवलेंथ पूरा होने के लिए जितना टाइम पीरियड लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं ना। तो टाइम पीरियड को हम लोग जनरली नोट करते हैं लेटर टी से, और इसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड्स, है ना। हम लोग को मालूम है टाइम, कभी भी हम लोग ऐसा यूनिट क्या होता है, टाइम का सेकंड्स ही होता है। ओके, समझ में आए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डबल पीरियोडिसिटी, है ना। अब डबल पीरियोडिसिटी क्या होता है, जो भी हमारे ये जो वेव्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, डबल पीरियोडिक होते हैं ना। डबल पीरियोडिक मतलब ये पीरियोडिक विद टाइम भी होते हैं और पीरियोडिक विद स्पेस भी होते हैं ना। अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू स्पेस दोनों का भी ग्राफ बनाएंगे वेव्स का, तो वो एग्जैक्टली सेम आएगा, है ना। वो पीरियोडिक टाइम के साथ भी होते हैं और स्पेस के साथ भी होते हैं ना। इसको आगे हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे ना, अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि डबल पीरियोडिक होते हैं। डबल पीरियोडिक मतलब क्या है, पीरियोडिक विद टाइम भी होते हैं और पीरियोडिक विद स्पेस भी होते हैं, है ना। समझ में आए। चलो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5, दैट इज फ्रीक्वेंसी, है ना। अब फ्रीक्वेंसी मींस द नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म्ड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकंड, है ना। मतलब 1 सेकंड में कोई भी एक पार्टिकल जो मटेरियल मीडियम का पार्टिकल है जिसमें से वेव प्रोपोगेट होने वाली है, वो पार्टिकल 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस उसके कंप्लीट करेगा, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। मतलब अभी कोई भी एक पार्टिकल है, यहाँ पे मान लो कोई भी एक पार्टिकल है इस लाइन में, है ना। ये ऊपर गया मीन पोजीशन से, ऊपर से मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन से नीचे गया, फिर नीचे से वापस मीन पोजीशन पे आया, ये हो गया इसका एक कंप्लीट वाइब्रेशन, है ना। तो ऐसा 1 सेकंड में वो कितने वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। समझ में आया। अगर मान लो इसने ऐसे 3 वाइब्रेशंस कंप्लीट किया 1 सेकंड में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है बोलेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी को हम लोग जनरली लेटर स्मॉल n से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बोलेंगे हम लोग, 3 है बोलेंगे ना। और इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो क्या होता है, वो होता है हर्ट्ज, है ना। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे HZ से लिखते हैं, हर्ट्ज, है ना। तो अगर 1 सेकंड में 4 वाइब्रेशंस कंप्लीट किया पार्टिकल ने, तो हम लोग बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज, है ना। अगर 6 किया तो 6 हर्ट्ज, लाइक दैट। ओके, समझ में आया। मतलब 1 सेकंड में उस पार्टिकल ने कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट किया, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, अब देखो, अभी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड का क्या होता है, ये
रेसिप्रोकल होता है ना। n इज इक्वल टू क्या रहेगा 1/t वेयर t इज अ टाइम पीरियड। तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6, दैट इज वेलोसिटी, है ना। अब वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, है ना। या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको जनरली v से डिनोट करते हैं, हम लोग को पता है वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लेटर v से डिनोट करते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम, है ना। तो चलो मान लेते हैं कि अभी हमारे पास एक वेव है जो क्या कर रही है, जो ट्रैवल कर रही है वेलोसिटी v से, है ना। जिसने क्या किया, एक टाइम पीरियड t में, है ना, उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो एक वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना। मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना। और वो भी किसमें, टाइम पीरियड t में, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नथिंग बट वेवलेंथ हो जाएगा यहाँ पे इसका, है ना। एक वेवलेंथ के बराबर इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना। और टाइम पीरियड t में किया, वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा डिवाइड बाय t हो जाएगा, है ना। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डिवाइड बाय t, है ना। बट यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, 1/t इंटू लैम्डा ऐसे लिख सकते हैं, बराबर, है ना। अब 1/t दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t की जगह पे n लिख सकते हैं ना। तो n लैम्डा ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो, फॉर मैकेनिकल वेव्स मटेरियल मीडियम शुड possess some certain properties for the propagation of the मैकेनिकल वेव्स थ्रू इट, है ना। कोई भी एक मटेरियल के अंदर से अगर मैकेनिकल वेव्स को फ्लो करना है या उसको ट्रैवल करना है, प्रोपोगेट करना है, तो उस मटेरियल में कुछ प्रॉपर्टीज होने जरूरी है, सर्टेन प्रॉपर्टीज होते हैं जो उसके अंदर होना बहुत जरूरी होता है ना। तो वो कौन से प्रॉपर्टी है वो हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं वन बाय वन। ओके, नंबर 1 पॉइंट इज द मटेरियल शुड बी इलास्टिक एंड कंटिन्यूअस, है ना। मतलब जो भी मटेरियल है जिसके अंदर से वेव प्रोपोगेट होने वाली है, वेव फ्लो होने वाली है, वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए, ना। मतलब उसमें इलास्टिसिटी होना चाहिए, मतलब जब वेव प्रोपोगेट होगी तो जो पार्टिकल से ऊपर नीचे मूव होने वाले हैं ना, तो वो पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव होने फास्ट होने चाहिए। जितने फास्ट पार्टिकल ऊपर नीचे मूव होंगे उतनी फास्ट वेव ट्रैवल होगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, मीडियम शुड possess इनर्शिया, है ना। मीडियम कैसा होना चाहिए, मीडियम में इनर्शिया होना चाहिए और मीडियम कैपेबल होना चाहिए एनर्जी को स्टोर करने के और उसको वापस क्या करने के, रिगेन करने के इन द फॉर्म ऑफ वेव, है ना। मतलब जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा तो मटेरियल मीडियम क्या करना चाहिए, एनर्जी को स्टोर करना चाहिए, उस डिस्टर्बेंस को स्टोर करना चाहिए और उसको आगे प्रोपोगेट करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वेव, है ना। मतलब जैसे डिस्टर्बेंस आया तो पार्टिकल मूव होने चाहिए, एक दूसरे से दूर मूव होने चाहिए। कब होगा, जब इलास्टिसिटी होगी ना, इलास्टिसिटी होगी तो मूव करेंगे पार्टिकल और जगह देंगे वेव को आगे जाने के लिए ना। और एनर्जी वो स्टोर की वाली एनर्जी वो आगे फेंकेगा तो वेव के फॉर्म में वो आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो एनर्जी को स्टोर करके उसको वेव के फॉर्म में आगे प्रोपोगेट करना चाहिए मटेरियल में। तो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3, है ना, जो क्या बोलता है, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल मीडियम शुड बी नेग्लिजिबल, है ना, सो दैट द ऑसिलेशन विल नॉट बी डैम्प्ड, है ना। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का कैसा होना चाहिए, एकदम नेग्लिजिबल होना चाहिए, है ना। कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो ऑसिलेशंस है वो डैम्प्ड हो जाएंगे, है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जो मटेरियल के अंदर होना चाहिए मैकेनिकल वेव को ट्रैवल होने के लिए, है ना, जो होना जरूरी है मटेरियल में। ओके, समझ में आया है। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 7, है ना, फेज एंड फेज डिफरेंस, है ना। अब देखो फेज और फेज डिफरेंस क्या होता है ना, इसको समझने के लिए देखो सब में पहले हम लोग फेज समझेंगे। फेज क्या होता है, फेज इज नथिंग बट इट इज द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड एज फेज, है ना। मतलब कोई भी जो पार्टिकल है, जैसे कि मैंने बताया, बार बार बता रहा हूं कि पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे रहते हैं ना। जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, मीन पोजीशन से ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं ना। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल का वाइब्रेशन बोलते हैं ना। तो कोई भी एक स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ना, वेव के फॉर्म में देखेंगे हम लोग तो ये पार्टिकल है ना। अब ये पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे रहेगा ना। बाय टाइम ये ऊपर नीचे हो रहा है ना। अब ये यहाँ पे 2 सेकंड के बाद यहाँ पे रहेगा, 2 सेकंड के बाद यहाँ पे रहेगा, फिर 2 सेकंड के बाद इधर आ जाएगा, फिर 4 सेकंड के बाद इधर हो जाएगा, है ना। तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, बराबर। तो अब इसकी जो भी स्टेट है ना, इसकी जो भी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसका
फेज बोलते हैं, है ना। या फिर सिंपल हम लोग समझेंगे बाय साइनोसाइडल, ये वेव कैसी है, साइनोसाइडल वेव है ना, साइन थीटा के ग्राफ को ये भी फॉलो करती है ना। साइन थीटा की जो वेव होती है ना, साइन थीटा की वेव पता है ना, आप लोगों ने सीखा है लोअर स्टैंडर्ड में, हम लोगों ने देखा है साइनोसाइडल वेव या फिर साइन थीटा का वेव क्या होता है ना। तो अगर ये साइनोसाइडल वेव है ऐसा हम लोग इसको मान लेते हैं, और हम लोग को बोला गया कि कोई भी पॉइंट का, देखो कोई भी पॉइंट का फेज मतलब क्या है, सिंपल उस पॉइंट का उसका लोकेशन, या फिर इस पॉइंट का फेज अगर मुझे निकालना, सपोज इस पॉइंट का फेज निकालो ऐसा बोला मुझे ना। अब वेव सपोज मान लेते हैं वो पॉइंट, यहां से वेव इधर ट्रेवल कर रही है ना, तो अब इस पॉइंट का मुझे फेज निकालना है, मतलब क्या, यहां से इस तक का एंगल है ना। अब यहां से इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री रहेगा, है ना। या फिर हम लोग सिंपल π/2 बोल सकते हैं ना, तो इसका फेज एंगल कितना है, यहाँ पे π/2 है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फेज बोलते हैं। मतलब कोई भी पार्टिकल का जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन होता है, उस पॉइंट का जो उसका स्टेट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। या फिर सिंपल से आपको वेव फॉर्म में समझना है तो ये इस पॉइंट का फेज कितना है अगर मुझे किसी ने बोला है ना, और वेव यहां से इधर ट्रांसफर कर रही है, ट्रैवल कर रही है आगे ना, तो इस पॉइंट का फेज अगर मुझे निकालना है तो यहां से यहां तक का एंगल देखो कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक आ गया है ना, कितना हो गया, यहाँ पे एंगल कितना रहेगा, पाई रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा, π/2 है ना, यहाँ तक 90 और यहाँ तक 180 आ गया। अब यहां से इधर जा रहा है तो यहाँ पे कितना ट्रैवल किया इसने, आगे π/2 है ना। तो देखो पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा, एंगल में गिनेंगे तो ये 180 डिग्री है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई प्लस π/2 दैट इज 3π/2। तो यहाँ पे इसका फेज कितना है अगर हम लोग बोलेंगे तो कितना है, 3π/2 है, 270 डिग्री है, ऐसे भी हम लोग इसको बता सकते हैं। ओके, समझ में आए। अब देखो, अब दूसरी एक चीज होती है कि अगर वेव में कोई दो पॉइंट है जो सेम फेज में है ना, कोई भी दो पॉइंट सेम फेज में है, ये हम लोग कब बोल सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं कि दो पॉइंट सेम फेज में है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे वेव में हम लोग, है ना, उसके बाद समझेंगे। सपोज यहाँ पे है पॉइंट ए, यहाँ पे है पॉइंट बी, यहाँ पे है पॉइंट सी, मान लो इधर डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे पॉइंट है एफ, यहाँ पे जी, यहाँ पे एच है, यहाँ पे आई पॉइंट है, और यहाँ पे पॉइंट है जे, है ना। अब इसमें से हम लोग को बताना है कि भाई कौन सा पॉइंट सेम फेज में है ना। सेम फेज में है मतलब क्या, सेम फेज में रहने के लिए उसके हमारे पास दो तीन कंडीशन है कि एक तो उसको सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होना जरूरी है। जो दो पॉइंट सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में रहेंगे उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो दो पॉइंट सेम फेज में है ना। अब सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन मतलब क्या, सपोज मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है बी और ये जो पॉइंट है जी, है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये बी पॉइंट का मीन पोजीशन से डिस्टेंस और ये जी पॉइंट का मीन पोजीशन से डिस्टेंस कैसा है, सेम है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन देखना है आपको, है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ दिस टू पार्टिकल इज सेम, है ना, दोनों का सेम है। ओके, अब ये जो जा रहा है इसकी वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये कहां पे जा रहा है, ये यहां से आगे बढ़ेगा, है ना। यहां से वेव स्टार्ट हुआ तो ऐसे जाएगा ना, तो यहां से ये आगे बढ़ेगा, इधर जा रहा है, यहां से नीचे जा रहा है ना। और ये वाला देखो इसका वेलोसिटी कैसा है, ये भी यहां से नीचे जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसी है, सेम है ना। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, यहां से ये भी नीचे जा रहा है, यहां से ये भी नीचे जा रहा है ना। तो मतलब ये दो पॉइंट कैसे हैं, सेम फेज में है ना। ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ना। अगर आपको बोलेंगे कि बी और ई पॉइंट ये दोनों सेम फेज में है क्या, देखो तो कैसे देखोगे आप, मीन पोजीशन से इसका डिस्टेंस और मीन पोजीशन से इसका डिस्टेंस कैसा है, सेम है ना। लेकिन ये मीन पोजीशन से नीचे है और ये मीन पोजीशन से कैसा है, ऊपर है, तो ये सेम फेज में हो सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये यहां से नीचे जा रहा है ना, ये पार्टिकल यहां से, अब ये वेव यहां से किधर जाएगी, नीचे जाएगी। अगर ये सपोज पार्टिकल तो आगे ट्रैवल नहीं करता है, पार्टिकल आगे ट्रैवल नहीं करता है, लेकिन वेव तो नीचे जा रही है ना, यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, नीचे जा रहा है। और ये वाला देखो, ये यहाँ से वेव किधर जा रही है, ऊपर जा रही है ना। तो मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो अलग अलग है ना। या फिर सिंपल समझ लो, ये ऊपर है ये नीचे, बात खत्म। ये सेम फेज में है क्या, नहीं है ना। सेम फेज में कब रहेगा, जब दोनों पार्टिकल ऊपर या दोनों पार्टिकल नीचे रहेंगे और दोनों पार्टिकल का डिस्टेंस मीन पोजीशन से कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मान लो हम लोग बोलेंगे ई और आई, ये दो पॉइंट सेम फेज में है, ई और आई सेम फेज में है, बी और जी सेम फेज में है ना, डी और जे सेम फेज में है, बराबर है ना। ओ और एफ सेम फेज में है ना, ओ और एफ सेम फेज में है ना। देखो ये भी मीन पोजीशन पे, यहाँ पे इसका मीन पोजीशन डिस्टेंस 0 और इसका भी मीन पोजीशन से डिस्टेंस 0। आप बोलोगे अब सर डी पॉइंट का भी तो मीन पोजीशन से डिस्टेंस 0 है,
लेकिन ओ के बाद ये ग्राफ किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये डी के बाद ग्राफ नीचे जा रहा है, तो नहीं जमेगा ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलग अलग हो गई, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अपोजिट है ना। तो ये ऊपर जा रहा है, एफ के बाद भी ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, देखो ये एफ के बाद भी ये वे ऊपर जा रही है, ओ के बाद भी ये ऊपर जा रही है, मतलब ओ और एफ दोनों सेम फेज में है ना, डी और एच सेम फेज में है, एफ और जे सेम फेज में है ना। समझ में आया ये? चलो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, फेज डिफरेंस, है ना। अब फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है, सिंपल, अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा उससे आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस हम लोग किसको बताते हैं, दो पॉइंट्स का फेज डिफरेंस बताते हैं। एक वेव है जिसमें दो पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल बी है और मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल जी है, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस मतलब क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में का एंगल, सिंपल है ना। अगर आपको बोले कि पॉइंट जी है और ये पॉइंट बी है, यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, π/2 है ना, देखो यहाँ से है ना, यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, π/2 90 डिग्री बराबर। और आपको कोई पूछे यहाँ पे एंगल कितना है फिर इसका, है ना, यहाँ से गिनेंगे हम लोग, यहाँ तक कितना आ गया, यहाँ पे आ गया पाई, इधर क्या आ गया 3π/2 बराबर, यहाँ पे क्या आ गया 2π बराबर, और यहाँ पे क्या आ गया हो जाएगा 5π/2 बराबर। अब देखो, अब आपको कोई पूछेगा कि ये बी और जी ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकालो, तो सिंपल क्या करोगे आप, सिंपल आप क्या करोगे 5π/2 माइनस π/2 कर दोगे, है ना। तो 5π/2 में से -2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 5π में से एक गया तो कितना 4π/2 दैट इज 2π, है ना। तो कितना बचेगा 2π बचेगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है 2π, देख लो खुद ही देख लो, है ना। यहाँ से आते कितना होगा 90 डिग्री प्लस ये 180 प्लस ये 90 है, तो 90 प्लस 90 180 और 180 कितना होगा 360 मतलब कितना 2π, है ना। तो ये दोनों में का फेज डिफरेंस कितना है, मतलब ये दोनों के बीच में का एंगल निकाल लो सिंपल, और बता सकते हो आपके फेज डिफरेंस क्या होता है ना। फेज डिफरेंस मतलब कोई भी दो पॉइंट, सपोज यहाँ से ओ और डी, इसमें का फेज डिफरेंस कितना है आपको पूछा किसने, तो कितना बोलोगे आप, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे कितना है पाई है, तो दोनों के बीच में का फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई हो गया, है ना। समझ में आया? तो फेज डिफरेंस मतलब दो पॉइंट जो भी रहेंगे, दो पॉइंट आपको बताएंगे कि दोनों में का फेज डिफरेंस निकालना है, तो उन दोनों के बीच में का एंगल का डिफरेंस निकाल लो, सिंपल है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, है ना। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव वेव मतलब प्रोग्रेस करने वाली वेव, मतलब आगे बढ़ने वाली वेव, ट्रैवल करने वाली वेव। ऑल द वेव जनरली आर प्रोग्रेसिव वेव। ओके, अब प्रोग्रेसिव वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यहाँ पे दो दिए हम लोग को हमारे सिलेबस में, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर 1 इज ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल मीडियम शुड पोजेस सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम टाइम पीरियड, है ना। जितने सारे जो पार्टिकल है, जो मटेरियल मीडियम के पार्टिकल है जिसमें से वेव ट्रैवल होने वाली है, उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और उनका टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए, है ना। समझ में आया? सब में पहला फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड तीनों के तीनों क्या रहेंगे, उनके सेम रहेंगे। ओके, अब देखो नंबर 2 क्या, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, है ना। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, मतलब अलग अलग पार्टिकल का फेज अलग अलग रहेगा। जैसे हम लोगों ने देखा भाई, फेज मतलब क्या होता है, फेज मतलब कोई भी वेव का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक एंगल, है ना। तो अब हर एक पार्टिकल अलग अलग फेज में रहेगा ना हमेशा, मतलब एक पार्टिकल, सपोज मान लो यहाँ पे ये वेव है, ये मीन पोजीशन है, तो ये पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, दूसरा वाला यहाँ पे रहेगा, तीसरा वाला इधर रहेगा, किधर चौथा वाला इधर रहेगा। हर एक पार्टिकल सेम पॉइंट पे हो सकता है, हर एक का फेज अलग अलग रहेगा। भाई यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से इसका एंगल अलग, इसका एंगल अलग, इसका एंगल अलग, है ना। तो हर एक जो पार्टिकल है, हर एक का एंगल मीन पोजीशन से कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा, है ना। तो इसलिए हर एक का फेज कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा, फेज चेंज होते रहेगा, पार्टिकल से पार्टिकल तक फेज क्या होगा, चेंज होगा, है ना। अलग 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 चेंज होते जाएगा कंटिन्यूअसली। ओके, समझ में आ रहा? फेज जो होता है हर एक पार्टिकल टू पार्टिकल क्या होगा, चेंज होते जाएगा। ओके, तो ये थे कुछ प्रोग्रेसिव वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स, है ना। देखो अब लास्ट में हम लोगों ने देखा कि वेव्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है उस हिसाब से कि मैकेनिकल वेव होता है जिसमें वेव्स को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम में वेव ट्रांसफर करता है, तो उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं ना।
अब वेव बिना मीडियम के ट्रांसफर कर रहा है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ईएम वेव बोलते हैं ना। और तीसरा वाला हम लोगों ने देखा कि भाई मैटर वेव होता है, जो अलग ही टाइप का वेव है ना। अब इसके अलावा भी एक क्लासिफिकेशन होता है वेव का, है ना, जिसके अकॉर्डिंग दो टाइप के वेव होते हैं, एक होता है ट्रांसफर वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। तो अब इसको हम लोग ब्रीफ में देखने वाले। सब में पहले ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है इसको हम लोग देख लेंगे। सब में फर्स्ट देखेंगे ट्रांसवर्स वेव। देखो ट्रांसफर वेव को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, अ वेव इन विच the particle of a material medium in which wave is going to be propagate is oscillate or vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of waves, है ना। मतलब सिंपल क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। हम लोगों ने देख लिया, मान लो कि ये हमारा y एक्सिस है ना, और ये है हमारा x एक्सिस, है ना। तो अब जो भी मटेरियल है, जो भी मीडियम है जिसमें से वेव हमारी ट्रांसफर होने वाली, प्रोपोगेट होने वाली है, वहां के जो पार्टिकल है वो अपनी जगह पे क्या होते हैं, उनकी मीन एक पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, उसी पोजीशन पे वो क्या होते हैं, ऑसिलेट होते हैं, उसी पोजीशन पे वाइब्रेट होते हैं, है ना। तो मान लो कि जो भी पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं ना, मतलब ये ऊपर और नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं, ये इसकी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लाइन है ना। और जो वेव है वो वेव आगे ऐसे प्रोपोगेट होते जा रही है ना, मतलब वेव एक्स डायरेक्शन में आगे प्रोपोगेट हो रही है। और जो पार्टिकल्स है, जो मटेरियल मीडियम के जो पार्टिकल है, जिस मीडियम में से वेव प्रोपोगेट होने वाली है, वो पार्टिकल ऑसिलेट या वाइब्रेट हो रहे हैं अपनी जगह पे, वो आगे पीछे नहीं हो रहे ना, अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहे, मीन पोजीशन से वो वाई डायरेक्शन में हो रहे। मतलब जो भी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पार्टिकल है वो क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं या ऑसिलेट हो रहे हैं। तो वैसे टाइप ऑफ वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ओके, अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या रहेंगे, सिस्मिक वेव, रेडियो वेव, उसके बाद जो वाटर रिपल्स होते हैं, वाटर रिपल्स के वेव, रेडियो वेव, ये सारे वेव्स कैसे, ये ट्रांसवर्स वेव्स है ना। समझ में आया। अब इसी तरह से देख लेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ अ मटेरियल मीडियम vibrate parallel to the direction of the propagation of the wave, है ना, it is called as longitudinal wave, है ना। ऐसे वेव को क्या बोलते हैं हम लोग, longitudinal wave। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा साउंड वेव, जो हमारा चैप्टर है जिसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, वो साउंड वेव। साउंड वेव इज द एग्जांपल ऑफ longitudinal wave। साउंड वेव्स कैसे होते हैं, longitudinal waves होते हैं। अब longitudinal wave मतलब क्या होता है, longitudinal wave मतलब सिंपल, मान लो इस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपोगेट होने वाली है, वेव आगे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके जो भी पार्टिकल है, इसके जो भी पार्टिकल्स है वो कैसे ऑसिलेट हो गए, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो। देखो ये सपोज ये मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, और ये मीन पोजीशन है, ये लाइन क्या डिनोट कर रही है, मीन पोजीशन डिनोट कर रही है पार्टिकल्स की। तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट हो गए, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो गए ना, देखो ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो गए ना, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को पैरेलली ऐसे क्या हो गया, वो वाइब्रेट हो गया। हर एक पार्टिकल अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट होगा, ऐसे वाइब्रेट नहीं होगा। देखो अगर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है और वेव ऐसे जा रही है, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांसफर वेव हो गया, है ना। अगर वेव आगे जा रही है एक्स डायरेक्शन में और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, है ना, इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, अगर ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं पार्टिकल्स, तो ऐसे वेव को क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोले, है ना। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे, है ना। तो मतलब जितने भी ये पार्टिकल्स रहेंगे ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो गए, है ना, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो गए ना। तो अपनी मीन पोजीशन से ना वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। सपोज मान लो पार्टिकल की मीन पोजीशन यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, है ना। तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा अपनी मीन पोजीशन से, ओके, आगे पीछे आगे पीछे, ओके, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है साउंड वेव्स, ओके। अब हम लोग को ब्रीफ में देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको हम लोग को स्टडी करना है। तो समय फर्स्ट देखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स, ओके। समय फर्स्ट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है एज अ डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, है ना, कि जैसे कि वो क्या बोलता है कि सिंपल, अगर जिस भी डायरेक्शन में हमारा वेव प्रोपोगेट होने वाला है, तो जिस भी मीडियम में से, जिस मटेरियल मीडियम में से वो वेव ट्रांसफर होने वाला है, उस मीडियम के, उस मटेरियल के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करेंगे या ऑसिलेट करेंगे। तो उनका जो डायरेक्शन रहेगा उन पार्टिकल का वाइब्रेट करने का, ऑसिलेट करने का, वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहेगा, है ना, प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव्स के, है ना। तो मान लो ये वेव प्रोपोगेट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो इसके जो भी पार्टिकल्स है, जो इनकी ये जो मीन पोजीशन है, इससे वो ऐसे वर्टिकली ऐसे वाइब्रेट करेंगे, है ना, मतलब वाई डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करेंगे, जबकि वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है।
है ना। और ये जो भी हमारे पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करेंगे ये सेम पीरियड और एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने वाले। ओके, समझ में आया। अब चलो बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 पे। अब कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 क्या बोलती है, जब भी वेव्स ट्रांसफर होती है तो ये जो भी वेव होती है हमारी, ये क्या करती है, वेव दो पर्टिकुलर रीजन में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो होता है क्रेस्ट और दूसरा होता है ट्रफ। मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का जो पोर्शन रहता है ये वाला, ये क्या है, ये है क्रेस्ट, है ना। और ये जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ट्रफ्स, है ना। तो पार्टिकल पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में जो पॉजिटिवली जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का मैक्सिमम, वो क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। और जो नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे के साइड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ, तो जो मीडियम होता है जिसमें से वेव प्रोपोगेट हो रही है, तो वो अल्टरनेट क्रेस्ट और ट्रफ में डिवाइड हो जाता है जब भी वेव क्या होती है, प्रोपोगेट होती है ना। समझ में आइए। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, जो भी क्रेस्ट है ना, जो भी क्रेस्ट है और उसके एडजेसेंट वाला जो ट्रफ है, ये दोनों को मिला के इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको एक वन कंप्लीट साइकिल बोलते हैं ना। मतलब वेव ने क्या किया, एक क्रेस्ट को कंप्लीट किया, उसके बाद एक अल्टरनेट ट्रफ को कंप्लीट किया, तो इसने क्या किया, एक कंप्लीट वेव साइकिल को कंप्लीट कर दिया, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट वेव साइकिल बोलते हैं। यहां से यहां पे आया, फिर यहां से यहां पे गया, तो ये क्या होगा, वेव की एक कंप्लीट वेव साइकिल हो गई, है ना। और इसी का अगर हम लोग लेंथ मेजर करेंगे, सपोज यहां से यहां तक का जो लेंथ हम लोग मेजर करेंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका वेवलेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका वेवलेंथ बोलेंगे, है ना। या फिर मान लो ये क्रेस्ट और ट्रफ में कोई भी दो पॉइंट जो सेम फेज में है, तो उन दो पॉइंट के बीच में का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहता है, वो वेवलेंथ के बराबर रहता है ना। तो मान लो जैसे हम लोग वेवलेंथ देख रहे हैं, तब भी मैंने बताया था कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों सेम फेज में है, तो इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस रहेगा ये वेवलेंथ रहेगा, है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों सेम फेज में है, तो इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस रहेगा विच इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, वेवलेंथ रहेगा। ओके, समझ में आइए। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, जो ये क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं, जिस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ बढ़ते जा रहे हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी का ट्रांसफर करने के लिए ना। मतलब ये क्रेस्ट ट्रफ की वजह से क्या होता है, एनर्जी आगे ट्रांसफर होती जाती है मटेरियल मीडियम में, है ना। ये क्या करते हैं, मीडियम को ऊपर नीचे करते हुए चीरते हुए निकल जाती है, उसके वजह से ही वेव क्रिएट होती है। और ये ट्रफ्स और क्रेस्ट के वजह से ही क्या होता है, एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, जो क्या बताता है, ये बताता है कि जो भी ट्रांसफर वेव होती है वो सॉलिड के अंदर बहुत अच्छे से प्रोपोगेट करती है, सॉलिड के अंदर बहुत अच्छे से ट्रैवल करती है, और लिक्विड के सरफेस पे बहुत अच्छे से ट्रैवल करती है ना। थ्रू द लिक्विड एंड थ्रू द गैसेस ये अच्छे से ट्रैवल नहीं करती, मतलब ट्रैवल ही नहीं करती है ना। थ्रू लिक्विड और थ्रू गैसेस ये ट्रैवल नहीं करती है ना। और इसके अलावा एक एग्जम्पशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या है, एक ट्रांसफर टाइप ऑफ वेव है, लेकिन इसको तो कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं, विदाउट मीडियम भी वो प्रोपोगेट कर सकती है ना। जैसे कि सन एनर्जी वगैरह रेडिएशन हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया है ना। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनको कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं होती, और वो भी ट्रांसवर्स वेव है ना, वो भी ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन उनको कोई मीडियम की जरूरत होती है क्या, विदाउट मीडियम वो ट्रैवल करते हैं। तो बेसिकली जो भी ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं वो सॉलिड के अंदर ट्रैवल करते हैं और लिक्विड के सरफेस पे ट्रैवल करते हैं, लिक्विड के थ्रू और गैसेस के थ्रू वो ट्रैवल नहीं कर सकते। ओके, समझ में आए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 6। वो क्या बोलता है भाई, जो भी हमारी ट्रांसफर वेव जब भी प्रोपोगेट होती है, ट्रैवल करती है मटेरियल मीडियम के अंदर से, तो मटेरियल के अंदर कोई भी प्रेशर या डेंसिटी में चेंजेस नहीं आते हैं ना। अब आप सोच रहे हो कि भाई प्रेशर डेंसिटी कहां से आ गया ना। अब ये अपने को समझ में आएगा जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वहां पे प्रेशर डेंसिटी चेंज होता है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है वो कंपैरिजन पॉइंट है, जो हम लॉन्गिट्यूडनल से कंपेयर कर रहे हैं ना। जब वो पॉइंट देखेंगे तो वापस मैं इस पे आऊंगा, है ना। तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर या डेंसिटी चेंज नहीं होती है मटेरियल मीडियम की, या मटेरियल मीडियम के पार्टिकल्स के वजह से कोई भी प्रेशर डेंसिटी में चेंज नहीं आता है। ओके, ट्रांसवर्स वेव्स में। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है, जो भी पार्टिकल्स है जो वाइब्रेट कर रहे हैं इन द पाथ ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, जो भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं उसको अगर हम लोग एक सिंगल प्लेन में कंसिडर करेंगे, एक सिंगल प्लेन में ही हम लोग पार्टिकल्स को देखेंगे, तो वो एज ए पोलराइज्ड वेव हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव को एज ए पोलराइज्ड वेव हम लोग बोल सकते हैं, एक सिंगल प्लेन में अगर हम लोग उसे पार्टिकल्स को देखेंगे तो, है ना। अभी सब में पहले समझ लो कि पोलराइज्ड वेव किसको बोलते हैं। पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन जनरली हमारे जो सन रेज होते हैं उसके लिए हम लोग जनरली ये टर्म यूज करते हैं। पोलराइजेशन मतलब क्या होता है कि जो भी इंटेंसिटी होती है, जो भी लाइट की इंटेंसिटी या फिर सन एनर्जी की जो भी इंटेंसिटी होती है उसको कम करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उस रेस को आने देते हैं, बाकी के जो डायरेक्शन से उसको कैंसल आउट करते हैं। मतलब बाकी के डायरेक्शन में रेज नहीं आएंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही
जो वेव है वो आएगा या सनरेज है जो वो आएंगे, तो उसके वजह से क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है ना। जैसे आप लोग को पता है, हमारी सनरेज होती है, सन वेव्स होती है, वो ऑल डायरेक्शन में इमिट होती है ना, तो उसको एक पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन में ही आने देना और बाकी के जो रेज आ रहे हैं उनको निग्लेक्ट कर देना या फिर उनको कैंसल आउट कर देना, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन बोलते हैं ना। जैसे सिंपल हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा धूप रहेगी बाहर तो हम लोग सन ग्लासेस यूज करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हम लोग को ज्यादा धूप नहीं दिखती है, ज्यादा धूप लगती नहीं है ना। लगती तो है लेकिन अपने को ऐसे दिखता नहीं है कि ज्यादा धूप है बाहर, ऐसे दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि वो जो भी रेज आ रहे हैं अपने आंखों तक, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने दे रहे, बाकी का कैंसिल आउट कर दे रहे है ना। सन ग्लासेस से भी ये इफेक्ट हम लोग को देखने मिलता है ना। तो वैसा ही यहाँ पे हो सकता है, अगर हम लोग सिर्फ ट्रांसवर्स वेव को सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन में देखें, उसके जो भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उसको, तो वो हम लोग को सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए दिखेंगे, अप एंड डाउन या हॉरिजॉन्टली या फिर कोई भी इंक्लाइन, सिर्फ एक डायरेक्शन में हम लोग को देखने मिलेंगे, तो उसको हम लोग एज ए पोलराइज्ड वेव बोल सकते हैं, है ना। समझ में? अब पोलराइजेशन ये जो प्रोसेस है, ये हम लोग को आगे ऑप्टिक्स चैप्टर में बहुत अच्छे से एकदम डीप में सीखना है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट क्या बोल रहा था। ओके, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जो भी हमारे ट्रांसवर्स वेव्स है उसको अगर हम लोग एक पर्टिकुलर प्लेन में देखेंगे तो वो एज ए पोलराइज्ड वेव हम लोग को नजर आता है। अगर कंस्ट्रेंट कर देंगे कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसको हम लोग पोलराइज्ड वेव बोल सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द लास्ट पॉइंट, जो क्या बोलता है कि जो भी मटेरियल मीडियम है जिसमें से वेव प्रोपोगेट होने वाली है वो कैसा होना चाहिए, उसमें इलास्टिसिटी होना चाहिए, इलास्टिक मटेरियल मीडियम होना चाहिए, जिसमें से वेव प्रोपोगेट होगी तो वो प्रॉपर्ली अच्छे से प्रोपोगेट हो सकती है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव में सब में फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट सेम है एज द डेफिनेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जिस भी डायरेक्शन में जो भी वेव है वो प्रोपोगेट होने वाली है जिस मीडियम में से, है ना। सपोज मान लेते हैं कि इस एक्स डायरेक्शन में ये वेव यहाँ पे प्रोपोगेट होने वाली है एक मीडियम में से, है ना, इस तरह से प्रोपोगेट होगी, बराबर। तो ये डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, है ना। अब इसके जो पार्टिकल रहेंगे, इस मीडियम के जो पार्टिकल रहेंगे वो इसको पैरेलली क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। मतलब ये ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट नहीं करेंगे। सपोज मान लेते हैं ये डायरेक्शन है वाई, तो जैसा हमारा जो ट्रांसवर्स वेव था उसमें क्या हो रहा था कि पार्टिकल अप एंड डाउन ऐसे मूव कर रहे थे, है ना, ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे अपनी जगह पे, ये इनकी मेन पोजीशन थी, अप एंड डाउन ऐसे मूव कर रहे थे, है ना, ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे वाई डायरेक्शन में, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वो क्या कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे ट्रांसवर्स वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव में इसके एग्जैक्टली उल्टा होता है ना। क्या होता है कि पार्टिकल यहाँ पे मेन पोजीशन है, लेकिन पार्टिकल वाइब्रेट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना। किस डायरेक्शन में करेंगे, एक्स डायरेक्शन में ही वो वाइब्रेट करने वाले। यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा, यहाँ वाला ऐसे वाइब्रेट करेगा, यहाँ वाला ऐसे वाइब्रेट करेगा, यहाँ वाला ऐसे वाइब्रेट करेगा ना। मतलब इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो भी मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो कैसे वाइब्रेट करते हैं, वो पैरेलली वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ओके, समझ में आइए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है ना, जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने बताया कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वो साउंड वेव है ना। साउंड वेव इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और साउंड वेव की बात करेंगे हम लोग क्योंकि हमारा चैप्टर साउंड है ना। तो जो भी आवाज है, जो भी मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, हम लोग कुछ भी जब बोलते हैं तो आगे वाला जो उसको सुनता है उस आवाज को, है ना, वो कैसे सुनता है, कैसे ये वेव, ये जो हमारी साउंड एनर्जी है यहां से आगे वाले के रिसीवर के कानों तक पहुंचती है, ये हम लोग को अभी यहाँ पे समझना है ना। तो समझ लो, मान लो कि यहाँ पे एक साउंड सोर्स है ना, यहाँ से एक साउंड सोर्स है, यहाँ से साउंड एनर्जी निकली, है ना। तो यहाँ साउंड एनर्जी निकली, बीच में एयर है, यहाँ पे किधर एक रिसीवर मीडियम है, उसका कान है सपोज, ये मान लो, है ना। तो अब अपने को पता है कि हम लोग जब भी बात करते हैं, जनरली मैं भी अभी जो बात कर रहा हूँ, तो बीच में क्या है, बीच में कौन सा मीडियम है, एयर है ना। तो एयर के थ्रू ये ट्रांसफर होने वाली है, बराबर। तो एयर के थ्रू जब जाओगे तो यहाँ पे हमारा साउंड का सोर्स प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे ये रिसीवर है। अब दोनों के बीच में क्या है, एयर मीडियम है। एयर मीडियम है तो एयर के यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स है, ये सारे एयर के पार्टिकल्स है मान लो, है ना। अब एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी यहाँ से साउंड वेव्स ऐसे क्रिएट होके यहाँ तक पहुंचेगी, बराबर। तो ये जो पार्टिकल है ऐसे वाइब्रेट करेंगे, है ना, ऐसे वाइब्रेट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, हम लोग ने देखा। तो इस डायरेक्शन में आप देखो, ये वेव्स ऐसे जाएगी आगे, तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करेंगे अपनी जगह से, है ना। तो अब क्या होता है, अब मान लो यहाँ वाले पार्टिकल जब वाइब्रेट करेंगे, ये वाले पार्टिकल इधर जाएंगे और ये वाले पार्टिकल इधर जाएंगे ना। अब ये वाले पार्टिकल इधर आ गए, है ना। अब यहाँ वाले पार्टिकल
इधर वाइब्रेट कर रहे, वापस यहाँ पे आएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे ना। तो जब यहां से पार्टिकल इधर चला गया तो एग्जैक्टली सेम टाइम पे यहाँ की कुछ पार्टिकल इधर चले गए ना, तो यहाँ पे भी पार्टिकल आ गए, बराबर। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा कि यहाँ पे एक मिडल रीजन में, यहाँ पे देखो, यहाँ वाले पार्टिकल एग्जैक्टली सेंटर वाले जो वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो ये पार्टिकल इधर चले गए, ये पार्टिकल इधर चले गए ना। तो यहाँ पे इस रीजन में क्या हो गया, इस रीजन में जो पार्टिकल की डेंसिटी है वो कम हो गई है ना, मतलब यहाँ पे पार्टिकल कम हो गए है ना, और ये सारे पार्टिकल इधर गए ना, तो यहाँ पे पार्टिकल, ये रीजन में पार्टिकल क्या हो गए, यहाँ पे बढ़ गए पार्टिकल है ना। इस वाले रीजन में पार्टिकल ज्यादा हो गए ना, इस वाले रीजन में कम हो गए। अगेन ये वाले पार्टिकल इधर गए तो इस वाले रीजन में है ना, यहां तक वाले रीजन में ना, इस वाले रीजन में अगेन पार्टिकल क्या हो गए, बढ़ गए है ना। यहाँ पे पार्टिकल बढ़ गए, यहाँ पे पार्टिकल बढ़ गए, बीच में पार्टिकल कम है। वैसे ही सेम वे यहाँ वाले पार्टिकल है ना, अब यहाँ वाले पार्टिकल कुछ इधर आ गए ना, और यहाँ वाले पार्टिकल कुछ इधर आ गए ना, ये पार्टिकल इधर चले गए ना, ये इधर गए, ये इधर गए ना, तो यहाँ पे अगेन इस वाले रीजन में क्या हो गया, पार्टिकल बढ़ गए है ना। यहाँ पे पार्टिकल बढ़ गए, यहाँ पे बढ़ गए, यहाँ पे बढ़ गए, और ये वाले रीजन में क्या हो गए, पार्टिकल्स कम हो गई, या फिर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं उसकी डेंसिटी पार्टिकल की क्या हो गई, कम हो गई है ना। तो अब देखो, अब ये पार्टिकल्स यहाँ वाले जब ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे ना, जैसे ऐसे, सॉरी, जब ये पार्टिकल्स ऐसे मूव करेंगे ऐसे ना, तो ये पार्टिकल इधर गए, ये पार्टिकल इधर गए, तो यहाँ पे पार्टिकल बढ़ गए, यहाँ पे पार्टिकल बढ़ गए, बीच में पार्टिकल कम हो गए, क्योंकि ये पार्टिकल इधर गए है ना, वापस वो आएंगे, लेकिन एक टाइम इंस्टेंट के लिए ये पार्टिकल तो इधर चले गए ना, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिकल जमा हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो गया ना, तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए जो क्या कर रहे हैं, स्पेस को कॉम्प्रेस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन जोन क्रिएट हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया डेंसिटी बढ़ने की वजह से ना, तो यहाँ पे ये वाला जोन रहेगा, ये हाई प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया, और यहाँ पे प्रेशर लो है क्योंकि यहाँ पे कम पार्टिकल है सेम स्पेस में ना, और यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा आ गए, जो पार्टिकल यहाँ पे ज्यादा आ गए, तो पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो गया है ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर चले गए, तो पार्टिकल की डेंसिटी भी कम हो गई, तो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हो गया ना, तो यहाँ पे ये रेयर फ्रैक्शन हो गया, यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो गया, अगेन यहाँ पे कॉम्प्रेशन, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, यहाँ पे कॉम्प्रेशन, फिर आगे रेयर फ्रैक्शन है ना। तो जब लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे प्रोपोगेट करता है, ट्रैवल करता है, तो वहां पे जो भी मीडियम रहेगा बीच में, जो एयर मीडियम है जनरली, तो एयर मीडियम में क्या होता है, जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ऐसे डिफरेंट जोन्स में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं है ना। क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन में डिवाइड हो जाते हैं। क्यों होते हैं समझ में आया ना। देखो जैसे ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे ना, तो यहाँ वाले पार्टिकल इधर गए, यहाँ वाले इधर गए, बीच में कम पार्टिकल रह गए, तो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन जोन हो गया, और ये पार्टिकल इधर गए तो ये सारे पार्टिकल्स को दबा रहे, तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो गया है ना, और ये वाले पार्टिकल इधर गए तो ये सारे पार्टिकल्स को दबाएंगे, तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो गया, बराबर। और यहाँ वाले पार्टिकल भी सेम, ये इधर गए, ये इधर गए, देखो आप देख रहे ना, ये यहाँ वाले पार्टिकल इधर आए, ये दोनों तरफ से पार्टिकल इधर आए, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो गया, यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो गया पार्टिकल्स का, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हो गया है ना। उसी तरह से यहाँ वाले पार्टिकल इधर आएंगे, यहाँ वाले इधर आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो गया पार्टिकल का है ना। तो इस तरह से कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऐसे जोन्स में जो भी होते हैं मीडियम जो होता है वो डिवाइड हो जाता है ना। अब यहाँ पे इस जोन को हम लोग हाई प्रेशर जोन बोल सकते हैं, ये लो प्रेशर जोन भी हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं ना। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट है ना। जब भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रैवल करती है तो क्या होता है, जो भी मीडियम होता है, जो भी मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो एक हाई प्रेशर और लो प्रेशर या फिर कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। समझ में आया। और इसी तरह से ये हमारा वेव आगे ट्रैवल करता है ना। तो ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं और हमारा वेव ऐसे ट्रैवल करेगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे हम लोग को साउंड एनर्जी सुनाई देती है ना, आवाज सुनाई देता है इस तरह से। ओके, चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इट इज पॉइंट नंबर 3। अब देखो पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है कि ये वाला जो जोन है, अभी देखो ये वाला जोन क्या हो गया, ये कॉम्प्रेशन जोन है ना, और ये वाला जोन क्या है, ये है रेयर फ्रैक्शन है ना। तो ये रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन ऐसे जोन्स में हमारा जो भी मीडियम है वो डिवाइड हो जाएगा ना। अब देखो एक कॉम्प्रेशन जोन और एक रेयर फ्रैक्शन जोन, इसको मिला के हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको एक कंप्लीट वन साइकिल बोलते हैं। देखो यहां से देखो, एक कॉम्प्रेशन जोन और एक रेयर फ्रैक्शन जोन है ना, एडजेसेंट वाला, ये कॉम्प्रेशन, इसके बाजू वाला रेयर फ्रैक्शन है ना। ये दोनों को मिला के क्या होता है, यहाँ पे एक वन कंप्लीट साइकिल होती है, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द वेव
फॉर्म हो जाएगी, है ना। और यहां से यहां तक का जो लेंथ है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ भी बोल सकते हैं। वेवलेंथ मतलब जो भी हमारी वेव है उसकी जो वेवलेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, 1 कॉम्प्रेशन जोन और एडजेसेंट उसका 1 रेयरफैक्शन जोन, इस दोनों को मिला के जो लेंथ रहेगी यही क्या रहेगी, इसकी वेवलेंथ रहेगी इस वेव साइकिल की। 1 वेव साइकिल मतलब ही उसका जो लेंथ रहता है वही वेवलेंथ भी होती है, गामा, जो हम लोगों ने देखा लास्टली। ओके, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है कि जिस भी मीडियम में से साउंड वेव या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारी ट्रैवल करने वाली है, प्रोपोगेट करने वाली है, उसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी उस मीडियम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं कि जो भी मीडियम है उसका वॉल्यूम कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस चेंज इन वॉल्यूम वहां पे होना चाहिए, है ना। ये कब होगा, जब उसमें इलास्टिसिटी इन वॉल्यूम रहेगी पार्टी मीडियम की, तभी ये वॉल्यूम कम ज्यादा यहाँ पे होना पॉसिबल है। और कम ज्यादा होगा तभी क्या होगा, वहां पे वो वेव आगे प्रोपोगेट करेगी इजीली और अच्छे से ट्रैवल करेगी, है ना। और दूसरी एक चीज, जो भी हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं उनको मीडियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं कर सकते एज द ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल करती है, जैसे कि लाइट रेज, है ना, जो सन से अर्थ तक आती है। सन से अर्थ के बीच में कोई मीडियम है नहीं, वैक्यूम है वहां पे भी वो ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि एक ट्रांसवर्स वेव है ना। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव को मीडियम का होना एकदम जरूरी है, बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज पॉइंट नंबर 5, जो क्या बोलता है, जो ये बोलता है कि ये जो कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन हो रहा है यहाँ पे मटेरियल मीडियम के बीच में, इधर कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, ये जो हो रहा है कंटिन्यूअसली मीडियम के बीच में, है ना, जो सोर्स है और जो रिसीवर है दोनों के बीच में का जो स्पेस है, जो भी मीडियम है वहां पे जो हो रहा है, यही मेन रीजन होता है साउंड एनर्जी को आगे ट्रांसफर करने वाला, है ना। ये पार्टिकल इधर आए, इसको धक्का दी, ये वाले पार्टिकल इधर गए, ये इसको आगे गए, आगे पीछे पार्टिकल होते हैं और एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते हैं, है ना। यही मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं आगे एनर्जी को, साउंड एनर्जी को या फिर जो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव रहेगी उसको आगे ट्रांसफर करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 6, विच इज अगेन सेम। वो वही बोल रहा है कि भाई हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि कॉम्प्रेशन हो रहा है, रेयरफैक्शन हो रहा है, तो कॉम्प्रेशन होगा तो यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है, बराबर, ये हाई प्रेशर जोन लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। डेंसिटी भी चेंज हो रही है। डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है, पार्टिकल देखो, यहाँ के पार्टिकल इधर चले गए, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो गई, यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी प्रेशर चेंज हो रहा है। तो वेरिएशन जो भी मीडियम रहेगा जहां से वेव ट्रांसफर कर रही है, जिस मीडियम से ट्रैवल कर रही है, तो वो जो मीडियम रहेगा उस मीडियम में वेरिएशंस होते हैं, प्रेशर और डेंसिटी दोनों में भी मीडियम के क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। समझ में आया ये। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज पॉइंट नंबर 7, है ना। अब पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है कि पॉइंट नंबर 7, जैसे हम लोग जो हमारा ट्रांसवर्स वेव है उसको पोलराइज कर सकते थे, वैसे यहाँ पे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो पैरेलली वाइब्रेट करते हैं। जैसे ये वेव आगे बढ़ रही है तो वेव के डायरेक्शन के पैरेलली ये वाइब्रेट करते हैं, है ना। इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको वाइब्रेट नहीं करते, तो पैरेलली ये वाइब्रेट करते, तो पैरेलली वाइब्रेट करते तो इसलिए हम लोग इसको पोलराइज नहीं कर सकते। याद रखो कि भाई जो भी हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसको हम लोग पोलराइज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल का डायरेक्शन है वाइब्रेशन का मटेरियल मीडियम के, और जो प्रोपोगेशन का वेव जो प्रोपोगेट हो रही है जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन दोनों के दोनों कैसे सेम है। ओके, समझ में आया। तो चलो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 को हम लोग यहाँ पे ही रुकाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का पोर्शन देखेंगे हमारे वीडियो साउंड चैप्टर का। ओके, तो चलो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफ द साउंड पार्ट 2, और वहां पे देखेंगे आगे के इसका पोर्शन हम लोग वहां पे अच्छे से सीखेंगे।